एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे में काफी कुछ हैरान करने वाली बातें हैं। पुराने धन कुबेर और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे सारस मिस्त्री को कारों का बहुत शौक था और किस्मत की हैवानियत देखिए, दुनिया की सबसे सेफ समझी जाने वाली कार में ही उनकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे आप? क्या किस्मत ने सारस मिस्त्री को धोखा दिया या किसी और ने? मर्सिडीज कारों का वो ब्रांड है जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन हैरानी देखिए कि जिस दिन सारस मिस्त्री 68 लाख की उस लग्जरी कार में बैठे, उसके पीछे की एयरबैग खुले ही नहीं। क्या यह महज एक संयोग है या यूं कहें कि दुर्योग है या कोई गहरी साजिश है? महाराष्ट्र सरकार ने हादसे के कुछ ही देर बाद जांच के आदेश कैसे दे दिए? इतनी जल्दी फैसला लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अरबपति कारोबारी राकेश झुनझुनवाला जी का देहांत हो गया था और कल दोपहर एक कार हादसे में 54 साल के सारस मिस्त्री की मौत हो गई। वे जिस मर्सिडीज GLC 220D4 मैटिक से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, उसकी कीमत 68 लाख रुपए बताई जाती है। ये कार हाईटेक होने के साथ ही तमाम सेफ्टी फीचर से लैस होती है। हैरानी देखिए कि जिस कार में 7 एयरबैग लगे हों, उसमें भी सड़क हादसे के दौरान सारस मिस्त्री की जान चली जाती है। मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर पालघर में दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ था। 55 साल की महिला गायनोकोलॉजिस्ट अनाहिता पंडोले उनकी कार चला रही थी। पंडोले के 60 वर्षीय पति डेरियस पंडोले आगे के सीट पर बैठे हुए थे। इन दोनों के एयरबैग खुल गए और उनकी जान बच गई। पीछे बैठे डेरियस के भाई जहांगीर पंडोले की मौत हो गई। उनकी उम्र 54 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, उससे पता चला है कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ने गलत दिशा से एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा। इस दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे में काफी कुछ हैरान करने वाली बातें हैं। जांच की रिपोर्ट सामने आने तक केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन सरसरी तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जिस तरह मर्सिडीज कार का अगला हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो गया, लगता है गाड़ी की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही हो सकती है। तस्वीरों पर गौर करें तो गाड़ी सड़क से फिसलकर साइड में जाकर बुरी तरह से टकरा गई। गाड़ी में मौजूद सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें जानलेवा चोट लग गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि गाड़ी साइड में खड़ी हुई है और बॉडी बाहर सड़क पर दिखाई दे रही है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि टक्कर के बाद वो बाहर निकाले गए या बाहर गिर कर पहुंचे। यह भी हो सकता है कि ड्राइवर को झपकी लग गई हो कार चलाते समय, किसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड वॉल में जाकर टकरा गई। इसके अलावा वो साइड वॉल इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। बोनट के नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह खत्म हो गया। सारस मिस्त्री के हादसे का इंपैक्ट इतना ज्यादा लग रहा है कि ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका तक नहीं मिला। ऐसे में गाड़ी इतनी जोर से टकराई कि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहा और सीट बेल्ट की वजह से कार सवार लोगों को इंटरनल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हादसे में आगे के एयरबैग तो खुले, जिसकी वजह से जो ड्राइवर और उनके बगल में बैठे थे उनके सिर डैशबोर्ड से नहीं लगे और विंडस्क्रीन की हालत देखकर लग रहा है कि ड्राइवर और को पैसेंजर का सिर विंडस्क्रीन से टकराया होगा, लेकिन ये बात जांच के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। पुलिस अब कार की फोरेंसिक जांच कर रही है, उससे पता चलेगा कि दुर्घटना का असली कारण क्या है। पुलिस ने अभी तक जो बताया है, घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही उनकी कार में कोई कैमरा था। सड़क की स्थिति अच्छी थी। ऐसे में अब यह जांच हो रही है कि
कि आखिर गलती कहां हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। गाड़ी किसके नाम पर है इसका पता लगाया जा रहा है। भारत में एक्सप्रेसवे और हाईवे के हिसाब से जो गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की गई है वो अलग अलग है। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां जर्मनी में जहां बनती हैं वहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन भारत में इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई है यहाँ की सड़कों की हालत देखते हुए। लेकिन साइरस की कार केवल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी नीचे चल रही थी। साइरस के पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो साइरस मिस्त्री अपनी पत्नी रोहिका छागला के साथ मुंबई के अपने शानदार घर में रहते थे, लेकिन उनके पास दुनिया के बड़े शहरों में कई घर थे। साइरस मिस्त्री का आयरलैंड, लंदन और दुबई में भी घर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साइरस मिस्त्री के नाम पर शानदार एक यॉट भी है। साल 2020 में टाटा ग्रुप के झगड़े तक साइरस मिस्त्री के पास टाटा ग्रुप के प्राइवेट जेट भी थे, वो उसको एक्सेस कर सकते थे। साल 2018 में साइरस मिस्त्री की पर्सनल नेटवर्थ करीब 71,000 करोड़ रुपए बताई गई, जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। 4 जुलाई 1968 को जन्मे साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप के मुखिया पल्लोंजी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। मिस्त्री परिवार मुंबई के पारसी समुदाय से आता है, जो शुरुआती औपनिवेशिक काल से ही व्यापारियों और उद्योगपतियों के रूप में समृद्ध हुआ था। 19वीं शताब्दी में पल्लोंजी मिस्त्री के दादा ने शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर की थी। पल्लोंजी मिस्त्री ने आयरिश मूल के महिला पैसवी पेरिन दुबा से शादी की थी, जिसके कारण पल्लोंजी मिस्त्री के साथ साथ उनके दोनों बच्चे भी नागरिकता के हकदार बन गए। लेकिन मिस्त्री परिवार को उसी साल अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ी थी और आयरिश नागरिकता अपनानी पड़ी थी, क्योंकि भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता को अभी तक मंजूरी नहीं दी थी। 1992 में साइरस मिस्त्री ने भारत के सबसे नामी वकीलों में से एक इकबाल छागला की बेटी रोहिका छागला से शादी की थी। 1960 में रिलीज हुई एक फिल्म थी मुगल आजम, आपको याद होगी। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म बहुत मशहूर हुई और आज तक इसका नाम लिया जाता है। के आसिफ के निर्देशन में बनी उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसको बनाने में साइरस मिस्त्री के दादा शाहपुर जी ने ही पैसा लगाया था, यानी प्रोड्यूस किया था, जो जबरदस्त फायदे का सौदा साबित हुआ। आज के हिसाब से देखें तो इस फिल्म को बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आती। उस समय इसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए आई थी। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शाहपुर जी के पास उस समय कितना पैसा रहा होगा। इंग्लैंड में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने से पहले साइरस मिस्त्री ने मुंबई के फेमस कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की थी। साइरस ने इंपीरियल कॉलेज लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की थी। 1991 में उन्होंने फैमिली बिजनेस में एंटर किया और इसकी प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी शाहपुर जी पल्लोंजी एंड कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर बने। साइरस मिस्त्री के पिता पल्लोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप के बोर्ड मेंबर में थे और उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 2006 में पल्लोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप के बोर्ड से रिटायर हो गए और 38 साल के उस समय साइरस मिस्त्री ने उनकी जगह ली टाटा बोर्ड में। साइरस को शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप के अलावा टाटा की कई कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया। यहां तक सब कुछ शानदार और बेहद बढ़िया था उनके करियर में। साइरस मिस्त्री के पिता पल्लोंजी मिस्त्री भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक पल्लोंजी मिस्त्री ने अपनी मृत्यु तक करीब 29 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी, जिससे वो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए थे। अब बात टाटा ग्रुप में साइरस मिस्त्री की एंट्री और एग्जिट की, जिसके बाद ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। टाटा सन्स में मिस्त्री परिवार की 18.4% हिस्सेदारी है। नवंबर 2011 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था, जिसका एक ही मतलब था कि जब 1 साल बाद रतन टाटा साहब चेयरमैन पद से रिटायर होंगे तब साइरस ये पद संभालेंगे, और बिल्कुल ऐसा हुआ। रतन टाटा 1991 से इस पद पर बने हुए थे और उन्होंने ही साइरस का चुनाव किया था। वे टाटा परिवार से बाहर ऐसे दूसरे शख्स थे जिन्हें टाटा ग्रुप का हेड बनाया गया था। हालांकि कहना ठीक नहीं होगा कि मिस्त्री का टाटा परिवार से कोई संबंध नहीं था। मिस्त्री की बहन की शादी रतन टाटा के सौतेले भाई से हुई थी और टाटा ग्रुप की कमान मिलने पर मीडिया के एक बड़े धड़े ने साइरस को सरप्राइज चॉइस करार दिया था, यानी किसी को उम्मीद नहीं थी कि साइरस इस पद तक जाएंगे।
टाटा परिवार के बाहर के वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने टाटा सन्स के बोर्ड में अपने पिता पलोनजी सापूर जी की जगह ली थी, लेकिन रतन टाटा से मतभेदों के चलते अचानक 2016 में उनको बर्खास्त कर दिया गया। एन चंद्रशेखरन ने बाद में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और अभी भी वो बने हुए हैं। बर्खास्तगी के फैसले के विरोध में साइरस कोर्ट पहुंच गए। 2018 में भारत के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा उस फैसले को पलट दिया गया। हालांकि फिर 2 साल बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। इसके बाद भी साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 को खारिज कर दिया। अब ये विवाद है, बहुत बड़ा विवाद था, लेकिन हादसे का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हादसे अपनी जगह हैं। अभी तक जो जांच, जो शुरुआती जानकारी आई है उसके अनुसार जो हादसा हुआ है वो कुदरती है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है और जो हालात हैं वो इतने सीधे और सच्चे भी नहीं है। इसके पीछे क्या हो सकता है ये अभी नहीं कहा जा सकता। जांच चल रही है, उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। साइरस मिस्त्री से जुड़े विवाद भी उनके साथ लगे हुए थे और कारोबारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है जिसके बारे में आम दुनिया में पता नहीं चलता। ये सब बातें आगे जांच में निकल के आएंगी। अब बात साइरस मिस्त्री के निजी जीवन की। निजी तौर पर साइरस एक मृदुभाषी और साफ बोलने वाले शख्स के तौर पर पहचाने जाते थे। खाली समय में वो गोल्फ खेलने और किताबें पढ़ना पसंद करते थे। उनको घुड़सवारी और घोड़े की रेसिंग का बहुत शौक था। मुंबई से सटे पुणे में मंजरी में उनका 200 एकड़ में अस्तबल है, जहां मिस्त्री अक्सर जाया करते थे। देश के सबसे पुराने अस्तबलों में मंजरी का नाम आता है। कई हाई प्रोफाइल पोजीशन संभाल चुके मिस्त्री को हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद था। वो शांत जीवन बिताना पसंद करते थे, किताबें पढ़ते थे। साइरस बीते 20 सालों से कंस्ट्रक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट, पावर और फाइनेंशियली बिजनेस में काम कर रहे थे। साइरस की लीडरशिप में शापूर जी पलोनजी मिस्त्री कंपनी ने सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन के अलावा पावर प्लांट और फैक्ट्री बनाने के बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पूरे किए थे। बड़ा नाम था पूरी दुनिया में उनकी कंपनियों का। साइरस मिस्त्री के नेतृत्व में उनकी कंपनी ने भारत में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। इनमें सबसे ऊंचे रिहायशी टावर का निर्माण करना, सबसे लंबे रेल पुल बनाना और सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण भी शामिल है। वे बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे। इसके साथ ही वे पारसी समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार शिरकत करते थे, दान देते थे और वहीं से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। पारसियों के धार्मिक कार्यक्रम एक बहुत बड़ा आयोजन होता है हर साल, उसमें लगातार वो शामिल होते हैं, लेकिन नियति को यही मंजूर था और वो चले गए। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी साइरस के बारे में, बहुत सारी बातें कहने के लिए है। आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।